नए उपराष्ट्रपति इस विशेष प्रसारण में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा। देश को 15वें उपराष्ट्रपति मिल गए हैं सीपी राधाकृष्णन के जरिए और आज उनका राष्ट्रपति भवन में एक भव्य कार्यक्रम में जो है उन्होंने शपथ ली। उसकी तस्वीरें दिखाएंगे। उसके पश्चात हम बताएंगे कि वो कहां कहां जाने वाले हैं और कहां कहां सम्मानित होने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले एक नज़र डाल लेते हैं नए उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के व्यक्तित्व पर। राजनीति में सीपी राधाकृष्णन का अनुभव 4 दशकों से ज्यादा का है। वे महाराष्ट्र, झारखंड, तेलंगाना के राज्यपाल और पुडुचेरी के उपराज्यपाल रह चुके हैं। 4 मई 1957 को तमिलनाडु के तिरुपुर में जन्मे श्री राधाकृष्णन ने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में स्नातक की उपाधि प्राप्त की है। वे आरएसएस के स्वयंसेवक रहे हैं। उन्होंने अपनी राजनीतिक यात्रा की शुरुआत 1974 में की और भारतीय जनसंघ की राज्य कार्यकारिणी के सदस्य बने। 1998 में वे पहली बार कोयम्बटूर से लोकसभा के लिए चुने गए। 1999 में वे दोबारा लोकसभा के लिए चुने गए। सांसद के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने कपड़ा संबंधी संसदीय स्थायी समिति के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। वे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों संबंधी संसदीय समिति और वित्त संबंधी परामर्शदात्री समिति के सदस्य भी रहे। उन्हें स्टॉक एक्सचेंज घोटाले की जांच करने वाली संसदीय विशेष समिति का सदस्य भी बनाया गया। 2004 में उन्होंने संसदीय प्रतिनिधिमंडल के सदस्य के रूप में संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित किया था। 2004 से 2007 के बीच श्री राधाकृष्णन तमिलनाडु भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रहे। इस पद पर रहते हुए उन्होंने 19,000 किलोमीटर की रथ यात्रा की जो 93 दिनों तक चली। इस यात्रा के दौरान उन्होंने सभी भारतीय नदियों को जोड़ने, आतंकवाद के उन्मूलन, समान नागरिक संहिता लागू करने, अस्पृश्यता निवारण और नशीले पदार्थों के खतरे से निपटने जैसे कई मुद्दे जनता के बीच रखे। उन्होंने विभिन्न उद्देश्यों के लिए 2 और पदयात्राओं का नेतृत्व भी किया। 2016 में श्री राधाकृष्णन कोच्चि स्थित कॉयर बोर्ड के अध्यक्ष नियुक्त किए गए और 4 वर्षों तक वह इस पद पर रहे। उनके नेतृत्व में भारत से कॉयर निर्यात 2532 करोड़ रुपए के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया। 2020 से 2022 तक वे केरल भाजपा के अखिल भारतीय प्रभारी रहे। चंद्रपुरम पोन्नुसामी राधाकृष्णन एक उत्साही खिलाड़ी भी रह चुके हैं। वे कॉलेज स्तर पर टेबल टेनिस में चैंपियन थे। इसके साथ ही वे लंबी दूरी के धावक भी थे। उन्हें क्रिकेट और वॉलीबॉल का भी शौक था। चंद्रपुरम पोन्नुसामी राधाकृष्णन 20 से ज्यादा देशों की यात्राएं कर चुके हैं। जहां भारत के नए उपराष्ट्रपति से जुड़ी हुई तस्वीरें आपके साथ साझा करेंगे, उनके व्यक्तित्व पर विशेष बातचीत करेंगे 2 विशेषज्ञ मेहमानों से। संजय सिंह वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं, सचिन बुधौलिया हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का स्वागत है। तस्वीरें देख लेते हैं कुछ देर पहले की, जब 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में सीपी राधाकृष्णन जी ने राष्ट्रपति भवन में शपथ ग्रहण की। ये उस समय की तस्वीरें हैं। महामहिम राष्ट्रपति ने उनको शपथ दिलवाई। जी हाँ, कुछ समय पहले की ये तस्वीरें। राष्ट्रपति भवन में ये कार्यक्रम आयोजित हुआ जिसमें भारत के 15वें उपराष्ट्रपति पद की शपथ दिलवाई गई राष्ट्रपति के द्वारा सीपी राधाकृष्णन जी को। और भारत को आज 15वें उपराष्ट्रपति मिल गए हैं। जी हाँ, राजघाट भी गए और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि के दर्शन किए, उनको नमन किया, श्रद्धा सुमन अर्पित किए। ये उस समय की तस्वीरें आपके साथ साझा कर रहे हैं। ये तस्वीरें हम लाइव भी दिखा चुके हैं संसद टीवी के माध्यम से।
जिन लोगों ने अभी भी अपना टेलीविज़न सेट खोला हो, हम आपको बता दें कि भारत के 15वें उपराष्ट्रपति बन गए हैं सीपी राधाकृष्णन। राष्ट्रपति ने आज उनको उपराष्ट्रपति पद की शपथ दिलवाई। राजघाट पहुंचे, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। उस समय की ये तस्वीरें हैं। अगर व्यक्तित्व की बात करें सचिन जी, अभी हम उनका प्रोफाइल देख रहे थे, उस पर एक रिपोर्ट देख रहे थे। इतने पदों पर आसीन रहे हैं, सामाजिक कार्यों में संलग्न रहे हैं। इतने कामों को तो केवल पढ़ा जा सकता है किसी पुस्तक के माध्यम से, किसी लेख के माध्यम से, लेकिन एक बहुआयामी व्यक्तित्व के कहीं ना कहीं मालिक हैं देश के नए उपराष्ट्रपति। नहीं, बिल्कुल आपने ठीक कहा। जब गवर्नर थे और अभी जब उपराष्ट्रपति बने और उसकी पूरी प्रक्रिया के दौरान देशवासियों ने राधाकृष्णन जी को टीवी पर और चित्रों में उनको बहुत नज़दीक से देखा। उसके पहले शायद बहुत कम लोग जानते रहे होंगे, क्योंकि वो एक लो प्रोफाइल राजनेता रहे। उन्होंने अपने काम के ऊपर फोकस किया, कभी प्रचार और अपने व्यक्तित्व को कोई बढ़ा चढ़ा करके दिखाने का कभी कोई प्रयास उनके जीवन का कभी ऐसा रहा नहीं। तो राधाकृष्णन जी कोई अचानक कोई तस्वीर जब ये घोषणा हुई तो जनता के बीच में जब जो जानने वाले जो हमको पता चला कि वो तस्वीरें खोजते थे कि राधाकृष्णन जी कौन से वाले राधाकृष्णन जी हैं, कहाँ हैं, कि इनकी तस्वीर कैसी है। और अभी भी जब आप चित्रों में देखते होंगे कि प्रधानमंत्री जी के साथ मिल रहे हैं, दूसरे मेहमानों के साथ मिल रहे हैं, तो एक बहुत विनम्र व्यक्तित्व उनका बॉडी लैंग्वेज से जो है वो उभर के आता है। वो कभी बहुत हाई प्रोफाइल या उस तरह का उन्होंने कभी भी अपने आप को शो ऑफ नहीं किया। और उनके जो करियर के ऊपर आप पूरी निगाह डालें तो आप पाएंगे कि एक बहुत ज़मीनी स्तर के कार्यकर्ता जो ज़मीनी संघर्ष से आगे बढ़े और विफलताओं, असफलताओं और सफलताओं सभी में एक समान भाव उनके अंदर, उनके व्यक्तित्व में एक जो विकसित हुआ, उससे एक बहुत सौम्य, बहुत सरल, बहुत सहज एक इस प्रकार के उपराष्ट्रपति के रूप में जब राधाकृष्णन जी जाएंगे तो वो जो भारत का जो स्वभाव है, भारत की जो संस्कृति का एक जो संस्कार है, वो उनके व्यक्तित्व में परिलक्षित होता है। संजय जी, ये नम्र स्वभाव के हैं सीपी राधाकृष्णन जी, इसलिए इतनी ऊंचाई पर पहुंचे हैं, या अलग अलग ऊंचे पदों पर आसीन रहे हैं इसलिए उनके व्यक्तित्व में इतनी नम्रता है? देखिए, कई चीज़ें मिला जुला करके हैं। एक तो राधाकृष्णन जी का उपराष्ट्रपति बनना इस बात का को इंगित करता है कि हमारे देश की जो संस्कृति है और साथ में जो डेमोक्रेसी है वो बिल्कुल सार्थक रूप में है। आप देखिए, प्रधानमंत्री एक अति सामान्य परिवार से, राष्ट्रपति एक अति सामान्य परिवार से, उपराष्ट्रपति एक अति सामान्य परिवार से। और ये इस चीज़ को बताता है कि अगर आप काम करते हैं, आपके अंदर क्षमता है और आप काम के माध्यम से आगे बढ़ते हैं, तो देश में किसी भी सर्वोच्च संवैधानिक पद हो या बाकी जो पद है या बाकी जहां आपका कार्य क्षेत्र है, उसमें आगे आपको बढ़ने में कोई बाधा नहीं है। तो पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये है कि वो जैसे आपके कार्यक्रम में भी बताया जा रहा था और हम लोग शुरू से जानते भी हैं कि वो संघ के साथ जुड़े रहे हैं। अब संघ की एक खासियत है कि उसमें जो स्ट्रेस होता है वो प्रखरता से वो आपके व्यक्तित्व पे, जिसमें सुचिता, सौम्यता और सरलता, उसका एक भाव होता है, तो वो भाव उनके अंदर वो परिलक्षित होता है। राजनीति के क्षेत्र में देखेंगे तो काफ़ी एक्टिव रहा है। मतलब उनका, अगर आप 1998 वाला जो चुनाव वो जीत करके आए थे कोयम्बटूर से, उसके पहले वहाँ बॉम्ब ब्लास्ट सीरीज बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था और वो बहुत मतलब एक ऐसा चुनाव था और मतलब वो केस तमाम उसके बाद भी काफ़ी सुर्खियों में रहा और उस पर तब अलग तरह की और भी बातें हुई थी। बहरहाल वो एक ऐसे पर्सनालिटी को बताता है कि उस चुनाव में वो लड़े, जीते, उसके बाद के चुनाव में लड़े और जीते, कि वो बाहर से जितना सौम्य और सरल दिख रहे हैं, अंदर से उनके अंदर एक दृढ़ जो स्ट्रांग विल वाले एक व्यक्तित्व हैं कि आप सरलता अपनी जगह है, कार्यक्षेत्र के मामले में जिस समय उनको गंभीर और स्ट्रांग एक डिसीजन मेकर होना होता है वो उस चीज़ को लेते हैं।
अगर उनका बाकी आप देखेंगे तो जहां वो राज्यपाल रहे, एक खूबी उनकी यह है कि वो लगभग सभी झारखंड के जिले घूम करके आए, वो देख करके आए, ताकि जो कनेक्ट होता है लोगों के साथ, वो कनेक्ट का उनका एक जुड़ाव है। ये अपने आप में काफ़ी बड़ी चीज़ है। हमने ये देखा कि अभी जो व्यक्तित्व की एक प्रोफाइल देखा, प्रोफाइल से जुड़ी हुई एक रिपोर्ट भी देखी सचिन जी, उसमें एक विशेषता उनके व्यक्तित्व की सामाजिक सरोकारों से और देश से जुड़े हुए मुद्दों को लगातार आंदोलित करते रहना है, जिसमें नदियों को जोड़ने से भी वो लगातार जुड़े रहे। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। नदी जोड़ो परियोजना का जो शुरुआती जो जब इसका विचार आया था, सुरेश प्रभु जी को बटल जी ने अपनी जिम्मेदारी दी थी, उसमें भी राधा कृष्णन जी की बहुत सक्रिय भूमिका थी, उनके परामर्श और उसको लेकर के, क्योंकि राधा कृष्णन जी ने विशेष रूप से उसमें योगदान किया था दक्षिण भारत की नदियों को किस प्रकार से जोड़ा जाए, जिसमें उसमें जल का जो प्रवाह 12 महीने सुनिश्चित हो सके, और वहाँ पर जो खेती और दूसरे जो पेयजल की जो समस्याएं हैं अगर कहीं किसी क्षेत्र में हैं तो वो ना हो। तो इसको लेकर के राधा कृष्णन जी इससे मतलब वो एक मतलब नई सोच, नवाचार वाली जो सोच होती है उसको भी रखते हैं, और ये उनके अंदर एक दूरदर्शिता, एक विजन है, ये एक बताता है। और दूसरी चीज़ ये है कि वो कैसे इम्प्लीमेंट हो सकती है, उसको लेकर के भी उनका बहुत स्पष्ट विचार था। जी हाँ, और आतंकवाद से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर भी वो खासे गंभीर रहे हैं। कहीं ना कहीं जो है दक्षिण के भी कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो नक्सलवाद से प्रभावित रहे हैं, उसका मुद्दा भी उन्होंने उठाया है। संजय जी, ये व्यक्तित्व की विशेषता ही होती है कि दृढ़ता के साथ आगे बढ़ना और विषयों को जो है न केवल उठाना, लोगों को भी आंदोलित करना, जोड़ना उससे। देखिए, अगर वो जिस समय तमिलनाडु के प्रदेश अध्यक्ष थे, और अभी आपके माध्यम से ही बताया गया कि 19,000 किलोमीटर की उन्होंने यात्रा की थी, 93 दिन तक वो सड़क पे थे। तो ये जो कनेक्ट है ना, ग्रास रूट वर्कर जो होता है, उसका शुरू से उनका एक कनेक्ट बना हुआ है। उसके बाद वो कनेक्ट से सबसे बड़ी चीज़ ये आती है, जब आप घूमते हैं, लोगों से मिलते हैं, कि आप अपने देश को, अपने लोगों को और लोगों की समस्याओं को काफ़ी सहज रूप से समझते हैं। अच्छा, जो लोग शुरू से इस कार्य में जुड़े होते हैं, उनकी समझ का दायरा काफ़ी बड़ा होता है। तो इस समझ के दायरे से जब वो, मान लीजिए जिन 3 प्रदेशों में जहां वो राज्यपाल रहे, कहीं भी किसी भी तरह की कंट्रोवर्सी उनके साथ जनरेट नहीं हुई। ये अपने आप में, चाहे वो बीजेपी शासित प्रदेश हो, एनडीए शासित प्रदेश हो या ऑपोजिशन के शासित प्रदेश हो, कहीं किसी तरह की कोई भी आज तक उनके लाइफ जीवन में कोई भी कंट्रोवर्सी नहीं हुई। ये बहुत बड़ी चीज़ है कि कोई व्यक्ति अगर 50 साल से सार्वजनिक जीवन में है और उसके बारे में कोई भी चीज़, क्योंकि देखिए ढूंढने वाले माइक्रोस्कोप लगा करके ढूंढते रहते हैं, पर्टिकुलरली जब आप राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के कैंडिडेट थे और सामने कोई और भी प्रतिद्वंदी था, तो बहुत सारे लोग इस कार्य में लगे थे, लेकिन वो इस काम को ढूंढ नहीं पाए। ये एक व्यक्ति की वो जो है सहजता और काम करने की जो क्षमता है, उसको दर्शाता है। इसलिए मतलब उनका इस पद पे आना, मुझे लगता है कि एक ऐसे निर्णायक मोड़ पे आ रहे हैं जहां संसद में भी, मतलब हम लोगों की सबकी ये उम्मीद होगी कि उनके आने से संसद के जो, मतलब संसद की जो गरिमा है और वो आगे बढ़े। ये संघ का बैकग्राउंड है इनका, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का, सचिन जी, और वहाँ पर लो प्रोफाइल रहकर कैसे उच्च प्रतिमान स्थापित करने होते हैं, वो बाकायदा आपको ट्रेनिंग मिलती है वहाँ पर। क्या उसका लाभ भी मिला है कि लो प्रोफाइल, बड़े बड़े उच्च पदों पर रहे हैं, इसके बावजूद भी लो प्रोफाइल रहकर इन्होंने बड़े बड़े काम किए हैं? नहीं, वो तो है ही। जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो व्यक्ति निर्माण जैसे करते हैं, बिल्कुल उसी प्रकार से वो ढले कि ग्राउंड पर चुपचाप रह करके अपना मेहनत से काम करना है, ज़मीनी स्तर पर लोगों से मिलना, लोगों की समस्याओं को जानना, सुनना। और जब वो पद पर आए तो अभी हम लोग जैसे बात कर रहे थे, संजय जी ने भी कहा कि 19,000 किलोमीटर का जो पदयात्रा उन्होंने की, वो पदयात्रा का उद्देश्य भी यही था कि हम अगर किसी
पद पर हैं तो हम उस पद को तब जस्टिफाई करेंगे जब हम ग्राउंड लेवल पर जो आम लोग हैं, बहुत निचले स्तर के लोग हैं, जो अंत्योदय की जो कल्पना होती है उस स्तर पर जा कर के उनकी क्या दिक्कतें हैं, उनकी समस्याएं क्या हैं, उनके मुद्दे क्या हैं, उसको जब व्यक्ति के रूप एक नेता के तौर पर अगर खुद से नहीं समझेंगे तो फिर उस पद के साथ में आप ढंग से न्याय कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, ऐसा एक उनका ना एक विश्वास था। और उस नाते से उन्होंने वही किया और पूरा जीवन, जैसे भी बता रहे हैं कि 4 दशक हुए, 4 दशक होने के बाद कोई विवाद उनके ऊपर नहीं हुआ, उसका काम। और वो इंटीग्रिटी केवल तब बनती है जब आप व्यवहार में और ग्राउंड के सब चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से उसका आपकी समझ होती है, और फिर आप उसके आधार पर जब आप चलते हैं, निर्णय करते हैं, तो कोई वो नहीं होती है। ये उनका सबसे बड़ा प्रमाण है और ये निश्चित रूप से तमिलनाडु के लिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए एक गौरवपूर्ण क्षण है। और संजय जी, ये भी एक महत्वपूर्ण बात है कि इससे पहले भारत के दक्षिण प्रांत से 6 उपराष्ट्रपति रहे थे, 7वें उपराष्ट्रपति भी वहाँ से हैं। एक समृद्ध परंपरा कह सकते हैं दक्षिण ने हमें दी है उपराष्ट्रपति के रूप में। देखिए, ये बात तो सही है कि आप राष्ट्रपति नॉर्थ से, उपराष्ट्रपति साउथ से। दूसरी चीज़ ये है कि काफ़ी तमिल संस्कृति जो है ना, काफ़ी गौरव का प्रतीक चिन्ह है। जैसे संसद भवन में ही लोकसभा में संघोल ला करके रखा गया, और उसके बारे में काफ़ी चर्चा हम लोग पहले भी कर चुके हैं, देश भर में भी इतनी चर्चा हुई। तो वो कई चीज़ें होती प्रतीक हैं, लेकिन उसका मैसेज काफ़ी बड़ा होता है। और उपराष्ट्रपति जी तमिलनाडु से आ रहे हैं, ओबीसी कम्युनिटी से आते हैं। और एक चीज़ और देखिए कि जिस समय हम बात करें, ये जो चित्र चल रहा है, उनका कपड़ों की सरलता देखिए। मतलब एक कोई सामान्य व्यक्ति की जो वो परिधान होता है, और ये मतलब एक अपने तरह का, और कहीं ना कहीं विशेष अवसर पर तो विशेष पहन के जाया ही जाता है, मतलब ये आमतौर पर एक धारणा है। मतलब कई बार कहा जाता है कि शपथ ग्रहण के लिए कौन से कपड़े पहने जाएं, क्या पहने जाएं, वो चर्चा होती है। लेकिन ये अपने तरह का, जिसको बहुत सारे लोग कहेंगे कि अपने तरह का एक अनोखा स्टाइल स्टेटमेंट है। मतलब एक उस भाव से लीजिए कि एक आम आदमी का जो स्टाइल स्टेटमेंट होता है, एक आम भारतीय का, वो भी जहाँ से आते हैं, उस चीज़ को उन्होंने जिस तरह से परिधान किया है, मुझे लगता है लोगों में जो ये मैसेज जाएगा, इस सरलता का जो मैसेज जाएगा, वो काफ़ी बड़ा है। और जो दक्षिण भारत की परंपरा है, तमिलनाडु की परंपरा है, वहाँ भी एक काफ़ी स्ट्रांग मैसेज जाता है। और उसके माध्यम से देखिए, हमारा देश का विविधताओं का जो देश है ना, ये तमाम चीज़ें उस चीज़ को इंगित करती हैं। और मुझे ये चीज़ आज काफ़ी फैसिनेटिंग लगा कि उनका वो जो छोटे बाह के उन्होंने कुर्ते पहने हैं और साथ में उन्होंने जो लुंगी या मुंडू पहना है, वो अपने आप में बहुत सारी कहानियाँ कह रहा है। सचिन जी, सादा जीवन उच्च विचार, ये भारत की सांस्कृतिक जो है विचार है और सूत्र भी है। उसी सूत्र का प्रतिनिधित्व करते हुए नजर आ रहे हैं उपराष्ट्रपति। बिल्कुल, ये साफ साफ परिलक्षित हो रहा है। आप उनका चेहरा, उनका भाव, उनका पूरा जो वेशभूषा है, अगर आप देखेंगे तो वो कोई बहुत प्रेस किया हुआ कलफदार कुर्ता वैसा नहीं है। वो धुला अच्छा, जैसे घर से निकाल करके अपना पहन करके चले आए, और वेष्टी धारण की है नीचे, जो जिसको धोती बोलते हैं तमिलनाडु में, उधर वेष्टी कहते हैं, तो वो उन्होंने धारण की है। बहुत आराम से, सहज भाव से बैठे हुए हैं। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि वो कहीं किसी ऐसी जगह जा रहे हैं कि बड़ा उपराष्ट्रपति बनने वाले हैं और ये कोई बहुत बड़ा पद उनको मिलने वाला है। एकदम सहज ऋषि भाव जो नहीं होता है चेहरे पर, वही परिलक्षित हो रहा जा करके। हाँ ठीक है, एक दायित्व मिला, उस दायित्व को निभाना है, ऐसा उनका चेहरा कह रहा है। लेकिन जिस तरह का वातावरण संसद के भीतर चल रहा है, ऐसे में क्योंकि राज्यसभा के सभापति भी बन गए हैं अब, और राज्यसभा के सभापति पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जो कि समय के साथ साथ और अधिक चुनौतीपूर्ण होती जा रही है, सभा को सुचारू रूप से चलाने की। ये इस नम्र स्वभाव के साथ, इस सादगी के साथ कितना चुनौतीपूर्ण होगा सदन के भीतर कार्य करना? अब देखिए, ये उनके व्यक्तित्व में एक नई चीज़ जोड़ने वाला है, ये आयाम एक नया जुड़ेगा। और अभी तक का जो रीडिंग है अभी, वो जब चेयर के ऊपर बैठेंगे तो वो जो वेव्स होती हैं ना,
वो वेव्स पूरे सदन को प्रभावित करती हैं और एक शांत, संयत और एक सुलझा हुआ व्यक्तित्व जब चेयर के ऊपर बैठता है तो सदन के अंदर भी एक तरह से शांति और एक प्रकार का मर्यादा, एक प्रकार का अनुशासन, वो सब थोड़ा आता है। तो मुझे लगता है कि उससे सदन की कार्यवाही जो है वो पीछे जो कार्रवाई थी उसमें काफ़ी अंतर दिखाई देने वाला है और सदन न केवल सुचारू रूप से चल भी सकेगा और वो सबको एकोमोडेट भी करेंगे और अपने नियम के हिसाब से सदन चलाएंगे, ये विश्वास है। ये एक महत्वपूर्ण बात है संजय जी, क्योंकि राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है और माना ही जाता है कि वहाँ पर प्रबुद्ध जन पहुँचते हैं, क्योंकि किसी राजनीतिक रस्साकशी और चुनावी मैदान में उतरकर एक दूसरे को हराकर वहाँ पर नहीं पहुँचा जाता। इसलिए वहाँ पर माना जाता है कि आमतौर पर बौद्धिक स्तर पर जो है बातचीत हो, चर्चा हो, विषय को जो है सत्ता पक्ष और विपक्ष के द्वारा रखा जाए। लेकिन परिदृश्य बदलता हुआ नजर आ रहा है राज्यसभा के भीतर भी। इस बदले हुए परिदृश्य में राज्यसभा को चलाना, आपसे भी मैं जानना चाहूँगा कि कितना चुनौतीपूर्ण होने वाला है। देखिए, पहला भाग जो आपने राज्यसभा के बारे में कहा कि राज्यसभा का निर्माण किन कारणों से हुआ, वो बिल्कुल सही है। मैं उसमें सिर्फ ये ऐड कर दे रहा हूँ कि जिस समय ये बना था या जो संसद की परंपरा को देख करके हम सब बड़े हुए थे, राज्यसभा में जब विषय आता था तो बड़े गंभीर डिस्कशन होते थे और मतलब निर्माताओं के दिमाग में भी यही था कि लोकसभा में चूंकि लोग चुन करके आते हैं, अपने कंस्टिट्यूएंसी के प्रति उनका एक विशेष दायित्व होता है और जनता के साथ एक सीधा संपर्क होता है, तो कई विषयों पे वो भावनात्मक होते हैं जहां रैशनल से ऊपर उठ करके भावनाओं से काम करते हैं। जब ये राज्यसभा में आएगा तो रैशनलिटी ज़्यादा होगी, क्योंकि उनका कोई मतलब डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं है, तो उनका कोई उस तरह का भाव नहीं होता। अनफॉर्चुनेटली ये हमने पिछले काफ़ी समय से ये देखते आ रहे हैं कि राज्यसभा की जो कार्यप्रणाली है जिस तरह से सोची गई थी वैसा नहीं है। और एक समय में आपको ध्यान में होगा कि कुछ साल पहले ये भी चर्चा होने लगी थी कि राज्यसभा की जो उपयोगिता है, क्या सही में जो सोच करके या संविधान निर्माताओं ने किया था वैसी है या हम रास्ते से भटक गए। अब राधाकृष्णन जी आए हैं। अब होता क्या है कि अगर उनको देखिएगा, उनका पर्सनालिटी और जो आप बात कर रहे थे संसद की, ये बहुत मतलब लोगों को दुख होता है कि किस तरह से वहाँ पे काम चल रहा है। ये सांसद रहे लोकसभा में 1998 से लेकर के 2004 तक। उस बीच का अगर पीरियड देखिएगा तो वो पीरियड भी काफ़ी टुमुल्टस है संसद के कार्यप्रणाली में। अगर आप देखिएगा पर्टिकुलरली जो बाद वाला कार्यकाल है, जिस समय एनडीए सरकार, वाजपेयी सरकार थी, बाद वाले कार्यकाल में मतलब संसद को बाधित करना एक तरह का नॉर्म हो गया था और वो सब उन्होंने देखा है और उसमें उनके विचार रहे, उन्होंने पार्टिसिपेट किया जिस समय मतलब वो ट्रेजरी बेंचेस में थे, तो वो आत्मसात उन्होंने किया हुआ है कि संसद में किस तरह की प्रणाली काम होनी चाहिए और किस तरह का व्यवधान आता है। वहाँ से उस अपने एक्सपीरियंस को लेकर के और बाकी प्रदेशों में एज ए गवर्नर क्या होता है कि आपका असेंबली के साथ और सरकार के साथ भी एक मतलब रिश्ता बना रहता है। वो लेकर के जब यहाँ वो आ रहे हैं राज्यसभा के अध्यक्ष के पद पे जब वो बैठेंगे तो संसद चलने में दो चीज़ें होती हैं। एक तो चेयर का जो डिसीजन है या भाव है और जिस तरह से लोगों को समाहित करते हैं, और दूसरा पक्ष ये है कि वहाँ के सांसद जो हॉल में हैं, ट्रेजरी बेंचेस के और विपक्ष में, उनका क्या व्यवहार रहता है। मैं ये सर्टेनिटी से तो नहीं कह सकता, क्योंकि विपक्ष किस तरह के किस इशू पे मतलब बिना बात के भी कई बार हम देखते हैं कि अकारण इतना शोर शराबा होता है, तो वो क्या मतलब सहज भाव से एक्सेप्ट करके उसको चला पाएंगे, वो एक देखने वाली चीज़ होगी। मेरे ख्याल से इनकी तरफ से जो कोशिश होगी, जो इन्होंने देखा है, जो इनका व्यवहार है, कि ये उनकी जो चीज़ें हैं जो राइटफुल हैं, जो पिछले अध्यक्ष भी वो करते रहे हैं, वो कोशिश होगी। कितना चल पाएगा ये तो लोग मतलब समय ही बता सकता है, क्योंकि अगर जब तक एक वो मर्यादा सांसदों के बीच में, पर्टिकुलरली जो इस समय में विपक्ष में बैठे हुए हैं, वो नहीं जाती कि हमको इस गरिमा को बना करके रखना है, तब तक इनकी चैलेंजेस जो हैं
उपराष्ट्रपति की राज्यसभा अध्यक्ष के रूप में वो बढ़ने वाली हैं। सदन के भीतर जो सदस्य होते हैं उनके ऊपर इस बात का भी क्या प्रभाव पड़ता है, या उस तरीके से भी वो सदन के भीतर व्यवहार करते हैं कि चेयर पर जो विभूति विराजमान है वो उसका व्यक्तित्व कैसा है, उसका नेचर कैसा है, क्या वो भी जो है कार्य करता है क्या सदन की कार्रवाई के भीतर? बड़ा प्रभाव पड़ता है उस चीज़ का। चेयर कैसे रिस्पॉन्ड कर रही है, कोई अगर मान लीजिए कि विपक्ष के नेता ने कोई नोटिस दिया, या विपक्ष की और भी जो दूसरे नेता हैं, दूसरी पार्टियों के नेता हैं, वो अगर कोई नोटिस दे रहे हैं, कोई मांग उठा रहे हैं, किसी चर्चा में कोई विषय उठा के किस तरह से कर रहे हैं, कभी कभी सरकार के लिए वो मुसीबत पैदा कर रहे हैं, उस चीज़ को किस सूझबूझ के साथ में, किस बुद्धिमत्ता के साथ में उसको कैसे डील किया जाता है, ये चेयर के ऊपर डिपेंड करता है। तो जब चेयर पर जो व्यक्तित्व बैठा है उसको किस धैर्य के साथ में, किस सहजता के साथ में ले रहा है और किस प्रकार से नियम का पालन सुनिश्चित कर रहा है, तो वो एक व्यक्तित्व के गुण होते हैं अलग अलग, और वो सभी व्यक्तियों में अलग अलग होते हैं। उसका व्यवहार के ऊपर, दूसरे सामने वाले के व्यवहार के ऊपर उसका फर्क तो पड़ता ही है। ये एक सामान्य सी एक मनोवैज्ञानिक समझ है, और इसीलिए मैंने, जब आपने पीछे पूछा था तो मैंने भी यही कहा था कि जिस प्रकार का उनका एक शांत, सौम्य, सरल, सहज व्यक्तित्व है, और जो चेयर के ऊपर, जब सभापति के आसन के ऊपर जब वो विराजमान होंगे, तो आप जो देखेंगे, जो मैं अपनी समझ के आधार पर अभी कह सकता हूँ कि उनको बहुत ज़्यादा बोलते हुए आप नहीं पाएंगे। वो सदन को प्रबंधित करते हुए आपको नज़र आएंगे, अनुशासन किस प्रकार से कायम रहे उसको देखते हुए नज़र आएंगे, नियम का अनुपालन हो इसको वो देखते नज़र आएंगे, और जो भी न्यायोचित किसी को अवसर देना है वो अवसर देते हुए नज़र आएंगे। तो मुझे लगता है कि इसका अंतर दूसरे व्यक्तित्व पर पड़ता है, और हो सकता हो कि शोर शराबा ज़्यादा भी हो, लेकिन सभापति के रूप में उनके ऊपर कोई ऐसी उंगली उठाने की कोई चेष्टा करेगा तो उसका कोई असर नहीं होने वाला है, और वो एक इनकी जो एक सभापति की गरिमा को और उसको ये निश्चित रूप से आगे बढ़ाएंगे। संजय जी, जब किसी प्रांत विशेष से कोई विभूति उच्च पद पर आसीन होती है, और वो उच्च पद भी जो है उपराष्ट्रपति पद जैसा पद हो, तब क्या वहाँ के प्रांत के लोगों पर भी उसका कुछ प्रभाव नज़र आता है? एक खुशी का भाव तो होता है ना। मतलब अगर मैं आपको जानता हूँ, एक जगह के आते हैं, कहीं आप बाहर किसी को मिलते हैं, लगता है कि उसी जगह के हैं, तो एक स्वाभाविक रूप से एक जुड़ाव महसूस करते हैं। और डेमोक्रेसी में ये खासियत भी है कि आप रिप्रेजेंटेशन जो है, रीजन का रिप्रेजेंटेशन, बाकी तमाम और तरह के जो भी सब ग्रुपिंग हो सकती है उसका रिप्रेजेंटेशन होने से एक फ़र्क ये पड़ता है कि वो रीजन, वो कम्युनिटी, वहाँ के लोग अपने आप को जुड़ाव महसूस करते हैं। ये एक फ़र्क पड़ता है। उसमें भी एक और भी चीज़ है कि कई बार हमारे यहाँ अनावश्यक एक लड़ाई शुरू हो जाती है जहाँ कोई ज़रूरत नहीं होती, वो है भाषा की। जहाँ नहीं भी है, सब कुछ सामान्य चल रहा है, तो वो लगता है कि एक इमोशनल चीज़ है, एक इमोशनल कॉर्ड है, जो एक अगर आप वो मतलब अधिकांशतः पॉलिटिकल गेन्स के लिए किया जाता है। संसद टीवी पे बैठा हूँ इसलिए मैं मतलब आगे उस पर जिक्र नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उसका प्रभाव पड़ता है और पर्टिकुलरली इस चीज़ का होता है। इसलिए मैंने कहा था कि देखिए, जो हमारी संस्कृति, हमारी जो परंपरा है, उसके मुताबिक जब संघोल यहाँ स्थापित किया गया तो बहुत चर्चा हुई। कुछ लोग उस पर भी विवाद लेकर के आए थे, उस पर भी मतलब एक ऐसी सार्थक चीज़ हो रही थी, एक बहुत ही पॉजिटिव चीज़ थी, हमारे विरासत, सांस्कृतिक विरासत की चीज़ थी, उस पर भी कुछ मतलब ज़बरदस्ती उसको विवाद में लाने की कोशिश की गई। तो तमिल भाषा से, तमिलनाडु से आना, तमिल क्षेत्र को रिप्रेजेंट करना, उसके लैंग्वेजेस का ऑफकोर्स एक इम्पैक्ट होगा, और आज उनकी वेशभूषा में भी वो चीज़ परिलक्षित हो रहा है कि एक सामान्य जो हिंदुस्तान का व्यक्ति है, एक सामान्य तमिलियन जो है, वो किस तरह से यहाँ पे आकर के इस पद पे आसीन है। ये जैसे आप देखिए, अभी राष्ट्रपति जी द्रौपदी मुर्मू जी का जब निर्वाचन हुआ था, तो कितनी खुशी का भाव था
उड़ीसा में या झारखंड में भी, जहां वो गवर्नर उस समय में थी, जहां वो गवर्नर रही थी, तो एक जो भाव होता है वहाँ के लोगों का, वो स्वाभाविक तौर पे खुशी का होता है। और चूंकि बिहार के लोग भी उससे अपने आप को आइडेंटिफाई करते थे, तो उनके अंदर भी एक खुशी थी। और देश भर में वो जो महिलाओं का एक समाज है और आदिवासी समाज जो है, उनके अंदर भी एक ऊर्जा का संचार वो हो रहा था। और आज भी उस चीज़ को लेकर के एक गौरव का भाव भारतवर्ष से भी किया जाता है कि देखिए हमारे यहाँ की परंपरा जो है, उसमें हमारे शीर्ष जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पे बैठे हुए लोग हैं, वो कौन लोग हैं। प्रसन्नता का भाव और गौरव की अनुभूति तो होती ही है सचिन जी, लेकिन जिस बात को कहते कहते थोड़ा रुक गए संजय जी, उस पर मैं आपका विचार जानना चाहूँगा कि क्या राजनीतिक रूप से भी कोई एक मैसेज आता है, संदेश जाता है? राजनीतिक रूप से संदेश तो जाता ही है। जब हम देखें कि भारत एक इतना विशाल देश है जहाँ अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, अनेक प्रांत हैं, और वहाँ प्रांतीय गौरव की जब भावना होती है, जी हाँ, तो उसको लेकर नई तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये तस्वीरें क्या कहती हैं सचिन जी? ये वही विनम्रता का भाव है जो अपने पूर्वजों को और उनको वो नमन कर रहे हैं। जी हाँ, और अभी हम लोग बात कर रहे थे कि क्या किसी प्रांत विशेष से संबंध रखने का प्रभाव पड़ता है, जैसे प्रसन्नता का भाव और गौरव की अनुभूति के बारे में जो है संजय जी ने जिक्र किया। हम राजनीतिक प्रभाव की भी बात कर रहे हैं। राजनीतिक प्रभाव, जी हाँ, हम लोग वही बात कर रहे थे कि भारत एक इतना विविधतापूर्ण और एक बहुभाषी और बहुप्रांतीय एक देश है। यहाँ पर सबके अपने अपने लोकतांत्रिक एस्पिरेशंस होते हैं, आकांक्षाएं होती हैं कि उनकी भी देश के शासन तंत्र में, लोकतंत्र में उनकी भी एक अपनी सहभागिता हो, उनके प्रांत की, उनकी भाषा को करने का। तो अगर आप अभी इस समय देश में पूरे शासन का अगर स्वरूप अगर आप देखें, तो अभी तमिलनाडु से वाइस प्रेसिडेंट नए बन गए हैं, राष्ट्रपति जी हमारी पूर्वी भारत से हैं, उड़ीसा से हैं, प्रधानमंत्री जी गुजरात से आते हैं, पश्चिम से आते हैं। तो हमारे 3 कोने जो हैं वो वहाँ पर हमारे सर्वोच्च जो शासन तंत्र है उसमें परिलक्षित हो रहे हैं। उत्तर भारत में भारत की राजधानी है जहाँ पर हम सब लोग बैठे हैं, भारत का समस्त जो 543 लोकसभा के सांसद यहाँ पर विराजमान हैं, राज्यसभा है, भारतीय जनता पार्टी या शासन सभी पार्टियों की जो लीडरशिप है, तो पूरा का पूरा भारत का जो है एक असली रिप्रेजेंटेशन, एक मजबूत एक भारत की जो है वो तस्वीर यहाँ पर दिखाई देती है। इस तरह से तमिलनाडु के लोगों की भी जो एस्पिरेशंस रही है कभी भी, तो वो वहाँ पर चूँकि 2 पार्टियाँ का शासन रहा तमिलनाडु में, और वो कभी भी खुद एक सत्ता में शायद प्रेरणा स्थल भी पहुँच गए हैं उपराष्ट्रपति, या पहुँचने वाले हैं, क्योंकि जो हैं तमाम दिग्गज जो हैं यहाँ पर उपस्थित हैं। आपको राज्यसभा के एसजी नज़र आ रहे हैं, उपसभापति हरिवंश जी नज़र आ रहे हैं, संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू हैं, क्योंकि उनका कार्यक्रम में ये है कि संभवतः कुछ ही क्षण में वो संसद भवन के अहाते में जो प्रेरणा स्थल है, जहाँ पर राष्ट्र की विशिष्ट विभूतियों की मूर्तियाँ हैं, वहाँ पर आएंगे और सभी विशिष्ट विभूतियों के आगे नमन होंगे, श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे और संभवतः उनसे आशीर्वाद प्राप्त करेंगे अपने इस नई पारी को लेकर, नई चुनौती और जो है एक गांधीर्य को लेकर। और ये एक हजारों वर्ष पूर्व संजय जी एक परंपरा जो है आदि शंकराचार्य जी ने स्थापित की थी, दक्षिण और उत्तर, पूर्व, पश्चिम सारी संस्कृतियों को आध्यात्म के माध्यम से, धर्म के माध्यम से जोड़ने की, जिसको आगे बढ़ाने का प्रयास जो है मोदी जी ने तमिल समागम के रूप में किया है। क्या उसी दृष्टि से भी देखते हैं? देखिए, अभी आपका जो पिक्चर है जी, देश के विभूति लोग खड़े हैं जी। हरिवंश जी बिहार से आते हैं, कार्यक्षेत्र उनका झारखंड रहा। बगल में किरण रिजिजू जी हैं,
अरुणाचल प्रदेश से आते हैं, एक्सट्रीम मतलब चाइना बॉर्डर आपका नॉर्थ ईस्ट, उसके बगल में आपके राजस्थान से प्रखर हमारे मंत्री, फिर बगल में वो आंध्रा या तमिलनाडु मतलब वो दक्षिण भारत से हमारे अन्य मंत्री हैं। तो ये जो आप देख लीजिए सारी विभूतियां जो वहाँ पे हैं, ये सभी अलग अलग जगह के देश के अलग अलग भागों से आ रहे हैं। जो भाषा और रीजन का आप जिक्र कर रहे थे, मैं थोड़ी सी राजनीति लेकर के आता हूँ जी। आप जिस समय विपक्ष के कैंडिडेट थे जी, सुदर्शन रेड्डी जी, जस्टिस भूतपूर्व, उनके बारे में क्या हुआ जी? पूरा तमिल जो मतलब विपक्ष का तंत्र था, और वहाँ जगह अभी वहाँ तेलंगाना के मुख्यमंत्री कांग्रेस का ये था कि YSRCP क्यों उधर चली गई, हमारे तेलुगु भाई को क्यों नहीं समर्थन कर रही है, हमारा BRS क्यों वोट नहीं कर रहा है, उनको क्यों समर्थन कर रहा है, TDP क्यों NDA को समर्थन कर रहा है। तो वो भाषाई चीज़ को लेकर के सामने आया, हालांकि उसमें वो सफल नहीं हुए। सेम वे ये क्वेश्चन उन्होंने DMK से नहीं पूछा कि तमिलनाडु का कोई है तो आप क्यों नहीं समर्थन कर रहे हैं। तो ये चीज़ें जो हैं, एक जिस समय में लेकर के आते हैं, तो अगर उस क्षेत्र में हम लेकर के जाएंगे तो डिस्कशन काफ़ी ये होगा कि नरसिम्हा राव जी जो सबसे बड़े तेलुगु बिड्डा जिनको कहा जाता था, उनके साथ उस समय में क्या उन्होंने सलूक किया था। तो ये तमाम चीज़ें जो है ना, ये इस आर्गुमेंट को और इंटरेस्टिंग बना देती हैं कि उसका क्या इम्पैक्ट होता है। इम्पैक्ट होता है तभी वो इस चीज़ की बात कर रहे थे कि देखिए हमारा कोई तेलुगु भाई वहाँ पे बनने आ रहा है, तो बगल में तमिलनाडु है भाई, उसकी भी थोड़ी चर्चा हो जाए। तो इसलिए ये चर्चाएं बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। और इस समय में जो आप पूरे जो मतलब स्वरूप अभी दिख रहा था, या जिस तरह से अभी जो हमने चित्र देखा, वो भारतवर्ष को समेटने वाला है। और ये इस सरकार की बहुत बड़ी खासियत रही है। एक तो सबसे बड़ी चीज़ है कि वो जो एक नए तरह का जो चीज़ आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं, उस समय जो भी कैंडिडेट जिस समय सेलेक्ट उनका चयन किया जाता है, वो बहुत सारे पहलुओं को देख करके किया जाता है। और मैंने जिस समागम का जिक्र किया और जिस हज़ारों वर्ष पुरानी परंपरा को पुनर्जीवित करने की बात की, वो भी कहीं परिलक्षित होती है क्या, जिसका प्रयास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है? नरेंद्र मोदी जी का देखिए, जब से प्रधानमंत्री वो बने हैं और उसके पहले भी तमिलनाडु के साथ में उनका एक विशेष नाता रहा है, ये हम सब लोग जानते हैं। काशी तमिल संगम का जो उन्होंने आयोजन किया, और एक आयोजन नहीं, वो कई उसके अंक किए गए और अलग अलग जगहों पर भी हुए हैं, ऐसा नहीं रहा। प्रतिसाद भी बहुत मिला, उसको बहुत वो मिला। और उन्होंने दरअसल आप अगर देखें सांस्कृतिक रूप से, तो तमिल जो लोग हैं उनका एक शैव मत को ज़्यादा उनका प्रधानता उनकी रही है। और कहा जाता है कि जो हमारे पौराणिक आख्यानों में कि तमिल भाषा की जो रचना की थी वो महर्षि अगस्त्य ने की थी। भगवान शिव के आदेश पर वो विंध्य के पार गए और फिर वहाँ पर उन्होंने अपना आश्रम बनाया और उन्होंने तमिल भाषा की और उन्होंने आविष्कार किया। और तमिल संस्कृति जो है वो महर्षि अगस्त्य उसके एक आदि पुरुष माने जाते हैं। तो जब तमिल को एक अलग एक राजनीतिक षड्यंत्र के कारण से एक अलग हिंदुत्व से और उससे अलग दिखाने की कई बार कोशिश की गई, आपने देखा होगा कई ऐसे बयान प्रकार किया है। तो इसमें काशी तमिल संगम का जो समागम का आयोजन है, जो समागम का है, उसका बहुत महत्व था। और उसने बहुत सारे जो तमिल युवा थे उनके मन में इस प्रकार के जाले हटाने का काम किया कि हमारी संस्कृति कोई अलग है और विभाजनकारी संस्कृति नहीं, ये जोड़ने वाला है, जो एलिमेंट होता है उसको पुनर्जीवित किया। तो प्रधानमंत्री जी का हमेशा से दक्षिण में तमिलनाडु के ऊपर, जब वो मुख्यमंत्री भी नहीं थे, सत्ता में भी नहीं थे, तब भी से उनका एक बड़ा उनका एक विशेष उनका वो रहा है, मन के अंदर उनका एक ध्यान रहा है। तो अब जब उपराष्ट्रपति जी आ गए हैं और उपराष्ट्रपति जी जब अपने राजनीतिक जीवन काल में थे, तो वो तमिलनाडु में उन्होंने बीजेपी को लोकप्रिय बनाने में और खुद जितने वोट उन्होंने हासिल किए, मतलब लगभग 3,90,000 वोट उनको अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में मिले थे, जब वो हारे, पराजित भी हुए तब भी। तो उनका इस प्रकार से एक जनाधार ये
अब जब वो इस पद पर आए हैं तो निश्चित रूप से उनको जिन लोगों ने वोट दिए होंगे तो वो भाषा समर्थन जो है वो कई गुना उसका नीचे असर इम्पैक्ट आया ही होगा और आता ही है। तो ये जो तमिल संस्कृति को अलग बताने वाली या जो कोशिशें हैं उसके लिए भी एक जो है उनका एक प्रभाव आप देख सकते हैं। जी हाँ, प्रभाव देख सकते हैं। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी जिक्र किया आप लोगों ने, और जो है समरसता किस प्रकार जो है उत्पन्न हो राष्ट्र के लोगों में, ये भाव उनमें रहा है। हमने देखा कि देश को जानो एक बाकायदा कार्यक्रम जो है सरकार की ओर से चलाया जाता है, और ये कुछ वाहन विशेष आ रहे हैं। संभव तो ऐसा लग रहा है कि भारत के 15वें उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन प्रेरणा स्थल पहुंच रहे हैं, और उनकी अगुवाई के लिए, स्वागत सत्कार के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश जी हैं, अर्जुन राम मेघवाल जी हैं, सेक्रेटरी जनरल राज्यसभा यहाँ पर उपस्थित हैं, किरण रिजिजू संसदीय कार्य मंत्री यहाँ पर उपस्थित हैं, और वाहन यहाँ पर रुकते हुए और भारत के 15वें उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन कार्यक्रम स्थल पर पहुंच गए हैं, प्रेरणा स्थल पर पहुंच गए हैं। पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया राज्यसभा उपसभापति ने, संसदीय कार्य मंत्री भी पुष्प गुच्छ दे रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने भी उनका सत्कार किया पुष्प गुच्छ देकर। जी हाँ, केंद्रीय मंत्री पुष्प गुच्छ दे रहे हैं, और राज्यसभा के सेक्रेटरी जनरल परंपरा का निर्वाह, भारत की समृद्ध परंपरा है जिसकी तस्वीरें आप अपने टेलीविज़न स्क्रीन पर संसद टीवी के माध्यम से देख रहे हैं। प्रेरणा स्थल पहुंच चुके हैं भारत के नए उपराष्ट्रपति। सचिन जी, एक समय ऐसा था कि संसद भवन के अहाते में अलग अलग स्थान पर ये प्रतिमाएं लगी हुई थीं। अब इसको एक म्यूज़ियम का सा रूप दे दिया गया है, एक ओपन म्यूज़ियम कहें, जहाँ पर सभी विभूतियों की प्रतिमाएं हैं। महात्मा गांधी की प्रतिमा, ये उन पर अब पुष्प अर्पित करते हुए, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए। ये बदलाव किस तरीके से देखते हैं आप? ये बदलाव जो है एक व्यवहारिक दृष्टिकोण से किया गया है कि संसद का जो पुराना स्वरूप था उसमें ये ऐसे विभूतियों की मूर्तियां जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए और भारत को जो वर्तमान समाज को और उसके उत्थान के लिए जो भी योगदान दिया है, उस योगदान को याद करते हुए और उसको स्मरण रहे, इसको लेकर के अलग अलग जगहों पर ये मूर्तियां लगाई गई थीं। नई व्यवस्था में उनको एक स्थान पर इसलिए कर दिया गया क्योंकि जब कभी उनकी पुण्यतिथि हो या कोई दूसरे अवसर हों, जब उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए, तो वो अलग अलग जगहों पर जब आप कार्यक्रम आयोजित करते थे उसमें कई तरह के व्यवहारिक व्यवधान आ जाते थे। उसके कारण से अगर उनको एक जगह पर रख दिया गया है और प्रेरणा स्थल उसको बना दिया गया है, तो वहाँ पर आना जाना बड़ी जो डिग्निटरीज़ हैं, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, तो उनका आना आसान हो जाता है और एक सुविधा रहती है और दूसरी चीज़ें बाधित भी नहीं होती हैं और हमारा उद्देश्य भी पूर्ण हो जाता है। जी हाँ, हमने देखा कि अभी माननीय सांसदों ने के नाम जो है यहाँ पर पेड़ लगे हुए हैं, वृक्षारोपण किया है उन्होंने। आज उसी परंपरा को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए भारत के नए उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन वृक्षारोपण करते हुए मिट्टी देने के बाद अब
पानी देते हुए। और जब संसद भवन के अहाते में हम लोग घूमेंगे तब पाएंगे कि अलग अलग पेड़ों को, वृक्षों को गोद लिया हुआ है अलग अलग माननीय सांसदों ने, मंत्रियों ने। स्वयं प्रधानमंत्री के नाम भी 2-3 यहाँ पर वृक्ष हैं। और उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन। संजय जी, अब बाकायदा जो है आज उपराष्ट्रपति बन गए हैं भारत के 15वें। राष्ट्रपति भवन में कार्यक्रम हुआ, राष्ट्रपति ने उनको शपथ दिलवाई। अब क्या कुछ औपचारिकता रहेंगी? देखिए, अभी की तस्वीरें जो हैं वो बड़ी इंटरेस्टिंग है जी। पहला चीज़ ये है कि उपराष्ट्रपति बनने के बाद, मतलब शपथ ग्रहण के पहले तो इलेक्ट थे, शपथ ग्रहण करने के बाद वो उपराष्ट्रपति हुए। और अब जब वो संसद आए हैं पहली बार उपराष्ट्रपति बनने के बाद, जो अब उनका राज्यसभा के अध्यक्ष भी हैं, तो प्रोटोकॉल पूरा बदल गया है जी। ये अपने आप में, मतलब उपराष्ट्रपति होकर के अब वो संसद भवन के अंदर आए हैं। अभी तो शपथ लेकर के गए थे, तो ये पूरा का पूरा प्रोटोकॉल बदल गया है। अब यहाँ से मतलब उनका काम जो है आज से शुरू हो जाता है। ये तो मान लीजिए तमाम आप देश की विभूतियों को साथ में अपना भी उसके साथ परिचय कर रहे हैं, क्योंकि संसद भवन अभी नया बना है, नई चीज़ें हैं। और इसके साथ दोनों चीज़ें हो रही कि लोग धीरे धीरे साथ में चीज़ों को ब्रीफ भी करते जा रहे हैं और स्वयं भी वो नई ज्योग्राफी जो संसद की है या नया जो आर्किटेक्चर है उसके साथ भी परिचित हो रहे हैं। दूसरा है कि इन तरह की चीज़ों को देख मतलब करके ये जो विजुअल्स आते हैं ना गांव-गांव में, वो आपको बताते हैं कि हमारे देश की समृद्धि क्या है। या बहुत सारी जो छोटी छोटी चीज़ों पे हम लड़ते हैं और कई बार जो डिसइंफॉर्मेशन या मिस इन्फॉर्मेशन होता है कि देखो उसके साथ ऐसा हुआ, ये नहीं है, वो नहीं है, तो आपको कोई तस्वीर ऐसी दिख जाती है जो किसी न किसी के मानस में रह जाता है, कह रहे नहीं भाई वहाँ ये देखिए इस तरह का है। और जो तस्वीरें, सारी मूर्तियाँ एक जगह आने से, देखिए बहुत सारे लोग संसद भवन देखने या संसद जब चल रहा होता है तो उसकी प्रोसीडिंग्स को देखने देश भर से आते हैं, अलग अलग वर्ग के लोग आते हैं और उनके लिए बड़ा कौतूहल होता है। हालांकि वो काफ़ी गाइडेड होता है, मतलब यहाँ से निकले यहाँ से गए, लेकिन एक साथ जब आप इन विभूतियों को देखते हैं, अपने देश की परंपरा को याद करते हैं, तो ये जो नया बनाया गया इसके अंदर बहुत सारी सोच गई, बहुत सारी सूझबूझ गई। और अब देख लीजिए, मतलब पूरा जो संसद का उनके साथ के जो मतलब डिप्टी चेयरमैन तो हैं ही, साथ में आपके तीनों संसदीय कार्य मंत्री भी साथ में हैं, वो सेक्रेटरी जनरल भी हैं। तो ये चलते 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 बहुत सारी चीज़ें सामान्य रूप से व्यवस्थाओं के साथ परिचय, नया परिचय मैं कहूँगा, परिचय तो है उनका, एक नए स्वरूप में परिचय भी होता जा रहा है। वैसे सचिन जी, यहाँ पर एक एक विभूति की जो यहाँ पर प्रतिमा है वो पूरे देश का कहीं ना कहीं नेतृत्व करती है। लेकिन अगर प्रांतों के हिसाब से भी देखें तो ये विभूतियाँ जो हैं एक भारत की तस्वीर जो हैं यहाँ पर स्पष्ट रूप से परिलक्षित कर रही हैं। जी बिल्कुल ठीक बात कही आपने। महाराणा प्रताप हों या छत्रपति शिवाजी हों, ये अलग अलग क्षेत्र के हैं। अंबेडकर हैं, BR अम्बेडकर हैं, जो भारत का नया संविधान जिन्होंने, महात्मा गांधी जो राष्ट्रपिता हैं भारत की, आपने नाम लिया, और संविधान निर्माता BR अम्बेडकर की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करते हुए। इस तरह से कई आदिवासी जो स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, दक्षिण भारत की स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, समाज सुधारक रहे हैं, उन सब की प्रतिमाएं हैं वहाँ पर। तो पूरा तो देश की स्वतंत्रता का लड़ाई लड़ने वाले, देश को शेप देने वाले, समाज को एकजुट करने वाले, समाज को कोई दिशा देने वाले, समाज को सुधारने वाले। तो एक राष्ट्र जब बनता है तो वो उसमें जितने तरह के आयाम होते हैं, वो सभी तरह के आयामों को और सभी क्षेत्रों से आने वाले सब महापुरुषों को, उन सब की प्रतिमाएं लगी हैं। तो ये अगर आप इसको व्याख्या सामूहिक रूप से अगर आप करेंगे
और उसको अगर सामूहिक रूप से उसको आप उस दृष्टि से अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि भारत का स्वरूप को किस तरह से हम लोग आकार, हमारा भारत ने, जो हमारा आधुनिक भारत है, उसने कैसे आकार लिया। तो ये एक बड़ा संदेश होता है और उस संदेश को उपराष्ट्रपति जी जब पुष्प चढ़ाते हैं सभी प्रतिमाओं पर, तो वो नए रूप में फिर वो रिजुविनेट हो जाता है। और राष्ट्रपति जी इसी ऊर्जा को लेकर के उपराष्ट्रपति जी और अपने कार्यालय जाएंगे और शायद औपचारिक रूप से सभापति के रूप में कार्यभार ग्रहण करेंगे। तो वो एक जो है वो गौरवपूर्ण क्षण होगा देश के लिए। ये जो प्रेरणा स्थल है संजय जी, जितनी महान विभूतियों की यहाँ पर प्रतिमाएं हैं, ऐसा लगता है कई बार कि सामान्य जन के लिए भी ये स्थल जो है वो खुला रहना चाहिए, क्योंकि वो भी यहाँ पर आएँ, दर्शन करें, प्रेरणा जो है हासिल करें, और प्रेरणा के साथ साथ जो है उनको इतिहास का पता लगे सभी विभूतियों के बारे में। और जब सभी विभूतियों की यहाँ पर प्रतिमा है और उनके इतिहास को जानेंगे तो एक भारत का जो स्वरूप है और ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगा। सही बात है। संसद में होने के कारण देखिए एक सुरक्षा कारण ऐसे हो गए हैं जिसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते, और हमें शिकायत भी उसकी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अब दुनिया भर में और हमारे देश में खासकर एक माहौल ऐसा है। लेकिन उसके बावजूद जो लोग आते हैं संसद में, वैलिड जिनकी एंट्री होती है। जी हाँ, मैंने जैसे जिसका जिक्र किया कि भारत को जानो कार्यक्रम के तहत जम्मू कश्मीर, दक्षिण, उत्तर, पूर्व के छात्र यहाँ पर आते हैं, अलग अलग विश्वविद्यालय के भारत को जानने के लिए। वो संसद भवन की नई जो है इमारत का, वहाँ पर वो जाते हैं, पुरानी इमारत जाते हैं, और इस स्थल का भी उनको दौरा करवाया जाता है। बिल्कुल। अब मुझे लगता है कि यहाँ से अब शायद अपने अगर वो कक्ष अपने जाएंगे जी, तो वो एक स्वाभाविक सी चीज़ हो सकती है। वो कार्यभार तो ग्रहण हो ही गया जी, जब ले लिया तो शायद अपने कक्ष जाएं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं प्रेरणा स्थल की। प्रेरणा स्थल पर देश की महान विभूतियों की प्रतिमाओं पर पुष्पार्पित करके, श्रद्धा सुमन अर्पित करके भारत के नए उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन जी यहाँ से रवाना हो रहे हैं। संभवतः वो अपने कक्ष में जाएंगे। असल में पहले महात्मा गांधी की जो प्रतिमा है जी, वो एक तरह का धरना स्थल बन गया था, अनफॉर्चुनेटली। जी, मतलब ये बड़ा एक अनफॉर्चुनेट सा चीज़ था। और बाकी मूर्तियां मतलब जिनके वो सब स्थापित की गई हैं प्रेरणा लेने के लिए ही और उनको याद रखने के लिए, उनका भारत के निर्माण में जो योगदान रहा है उसको याद करने के लिए। लेकिन संभव वो लॉस्ट हो गया था मैसेज। तो अब कम से कम ये नई व्यवस्था जो बनी है, नया संसद परिसर जो बना है, उसमें ये फिर से जो जिस कारण से वो उनकी मूर्तियां लगाई गई थी एक स्मारक के रूप में, वो मतलब वापस उस चीज़ को लौटाया गया है। ये क्या बात कौतूहल पैदा करेगी कि शीतकालीन सत्र जब होगा तब उपराष्ट्रपति जो राज्यसभा के सभापति भी होते हैं वो जो है आसीन नज़र आएंगे, और वो किस तरीके से सभा का संचालन करते हैं उसको लेकर सब के विचार चल रहे होंगे क्या? हाँ, हम लोग अभी इसी पर हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले यही चर्चा भी, क्योंकि पिछले दिनों कुछ ऐसे ही परिदृश्य जो हैं सामने आए हैं, परिदृश्य जो आए हैं, और उसमें आपने देखा होगा कि लीडर ऑफ अपोजिशन का और सभापति के बीच में कुछ नोक-झोंक भी हुई और वो था। लेकिन अभी जो नया सत्र जब आएगा तो वो तस्वीर थोड़ी बदली हुई नज़र आएगी आपको, और उसमें शायद ये नोक-झोंक टकराव वाली स्थिति नहीं होगी। सभापति के रूप में जो राधाकृष्णन जी का व्यक्तित्व का जब हम लोग चर्चा कर रहे थे तो शायद वो कुछ उनको कहने का अवसर तो देंगे, लेकिन वो एक अनुशासन को और नियम का अनुपालन को, ये दो चीज़ों के ऊपर वो उनका जोर तो निश्चित रूप से रहने वाला है, वो कमज़ोर नहीं होगा। तो राज्यपाल के तौर पर संजय जी जैसा जितना उन्होंने एक बड़ा जो है लंबा समय उन्होंने राज्यपाल के रूप में कार्य किया है, तो उसका अनुभव भी यहाँ पर
काम देखिए करें? वो आते हैं तमिलनाडु से, जी राइट, और राज्यपाल जो वो रहे वो 3 प्रदेश, 2 ईस्ट के और 1 वेस्ट का। तो आपका जो व्यक्तित्व में आप जितने तरह के लोग को मिलते हैं, संस्थाओं को, पार्टियों को, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स को, वो और तमाम तरह की जो आप समस्याएं देखते हैं, वो आपके अंदर के सूझबूझ या किसी भी सिचुएशन को रिएक्ट करने की या परिस्थितियां कैसी हो सकती है, किस तरह का कनेक्ट होता है, उसमें बहुत फर्क पड़ता है। जी क्योंकि देखिए कोई भी आदमी एक जो रैशनल थॉट का आदमी होता है वो कांस्टेंट एक इवोल्यूशन का प्रोसेस होता है। तो इन तीनों जगह का राज्यपाल होने से निश्चित रूप से उसमें एक एनरिचमेंट आएगा। अभी मुझे लगता है कि वही अपना जो उपराष्ट्रपति का कक्ष है, क्योंकि बाकी लोग वेट कर रहे हैं, जी जी जी। मेरे ख्याल और वाहन घूमकर वहां पर पहुंच भी गए हैं। हाँ, तो वो आकर के वहाँ नया कार्यभार अपने दफ्तर कक्ष में जाएंगे। अब तो नया उपराष्ट्रपति एनक्लेव भी जी रेसिडेंस के हिसाब से है। ये कि सतत यात्रा के तौर पर देखें, उपराष्ट्रपति बनना सीपी राधाकृष्णन जी का, क्योंकि वो अलग अलग जो हैं पदों पर आसीन रहे हैं और उपराष्ट्रपति बन गए हैं, या एक नया पद, नई जिम्मेदारी, नई चुनौती और एक नई यात्रा? नहीं, ये एक किसी भी एक राजनीतिक व्यक्तित्व के लिए किसी पद पर आना और किसी पद से हट कर किसी नए पद पर जाना एक यात्रा ही होती है। और यात्रा तब तक होती रहती है भारत में जब तक आप राष्ट्रपति का पद जो शीर्ष पद होता है, तो वहाँ पर आप कुछ दूसरा विशेषण कह दें, लेकिन एक तो सतत यात्रा के रूप में ही अभी देखा जाएगा। उपराष्ट्रपति हैं, उनका कार्यकाल जो है वो 2027 तक का है, ये वाला कार्यकाल। अब कैसे या पूरा 5 साल का मिलेगा, अभी इस बारे में 5 साल का होगा, क्योंकि नए चुनाव हुए हैं। हाँ, तो 5 साल के बाद में फिर उनके पास में एक अवसर आगे कैसे आता है। और 2027 में नए राष्ट्रपति का चुनाव भी होने वाला है। कोई आवश्यक नहीं है, यदि सत्ता पक्ष ने चाहा, सरकार या राजनीतिक नेतृत्व में ने चाहा, तो उनको संभवतः 2027 में राष्ट्रपति का उम्मीदवार भी बनाया जा सकता है, ये भी संभावना खुली है। और ये भी है कि कोई नया राष्ट्रपति यदि आता है तो फिर वो उपराष्ट्रपति के रूप में 5 वर्ष कंटिन्यू करेंगे, लेकिन ये यात्रा को कंटिन्यूटी के रूप में ही उनकी देखा जाना चाहिए। और संजय जी, ऐसा इतिहास में होता भी रहा है कि कई बार उपराष्ट्रपति ही राष्ट्रपति बन गए हैं। मेरे ख्याल में अभी तो आए हैं, तो हमें उस जो स्पेकुलेशन है उसको विराम देना चाहिए, क्योंकि अभी 25 में 30 तक इनका कार्यकाल होगा उपराष्ट्रपति के रूप में। और इस समय में इस मोमेंट पे अपना उपराष्ट्रपति का जो कक्ष है वहाँ वो जाएंगे। एक सबसे देखिए, हमारी जो परंपरा है, संसदीय परंपरा भी है, इस समय में हमारे जो डिप्टी स्पीकर हैं वो भी बहुत ही संयमित व्यक्ति हैं। जी जी, काफ़ी रैशनल उनका वो है, किसी तरह का आप देखिएगा व्यक्तित्व में किसी तरह का आडंबर का भाव नहीं, बहुत ही सहज व्यक्ति और बहुत सुलझे हुए व्यक्ति। तो संयोग ऐसा बन रहा है कि जो डिप्टी चेयरमैन और चेयरमैन हाउस के दोनों ही व्यक्तियों का व्यक्तित्व लगभग एक तरह का है, कि दोनों ही सरल स्वभाव के हैं लेकिन दृढ़ हैं। मतलब सरल कहने का मतलब ये नहीं होता कि जो व्यक्ति सरल आपको दिखता है, बहुत सौम्य दिखता है और बहुत आपको सुलभ है, उनके कार्यशैली जो है, जिस समय डिसीजन मेकिंग या किसी सिचुएशन को संभालने की बात होती है, वहाँ पे वो कितने दृढ़ हो सकते हैं, कितने स्ट्रांग हो सकते हैं। तो ये एक अच्छा संयोग है राज्यसभा के लिए कि जिस समय हमारे नए चेयरमैन के रूप में राधाकृष्णन जी आ रहे हैं, तो वहाँ डिप्टी चेयरमैन के रूप में हरिवंश जी हैं, जो इस समय में उनका स्वागत करके उनको लेकर के जाएंगे उनके कक्ष तक। ये तो हो गई। उपराष्ट्रपति जो हैं सचिन जी, वो राज्यसभा के सभापति होते हैं, तो सदन की कार्रवाई को सुचारू रूप से चलाने की जिम्मेदारी रहती है, चुनौती रहती है। लेकिन राज्यसभा से इतर अगर उनकी जिम्मेदारियों की बात करें, उनके उत्तरदायित्वों की बात करें, तो वो क्या कुछ और महत्वपूर्ण होते हैं? देखिए, राज्यसभा के सभापति तो एक उनका वो है, लेकिन भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में वो देश का दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद है। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में या कोई अगर वैसी स्थिति हो जाए तो उनके ऊपर फिर बड़ी जिम्मेदारी भी आती है, और उस नाते से
उपराष्ट्रपति का पद जो है वो फिर बहुत बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये एक संवैधानिक व्यवस्था है। हालांकि अभी इस प्रकार की स्थिति शायद देश में इस तरह की हाल के समय में भी पैदा नहीं हुई है, लेकिन संविधान में इस प्रकार के प्रावधान हैं कि यदि राष्ट्रपति नहीं है या राष्ट्रपति की कोई अनुपस्थिति है या राष्ट्रपति कभी किसी स्वास्थ्य कारण से उपलब्ध नहीं है, तो राष्ट्रपति के दायित्व जो हैं उपराष्ट्रपति के पास में स्वाभाविक रूप से आते हैं। तो इसीलिए जो है उनका जो है जिम्मेदारियां हैं और उनका जो पद है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और संजय जी जैसा कह रहे थे ऐसा ही हो रहा है। संसद भवन के अंदर पहुंच गए हैं, धीमे धीमे अपने कक्ष की ओर आगे बढ़ते हुए भारत के 15वें उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन जी। और ये परंपरा का निर्वाह करते हुए उपसभापति जी उनसे आग्रह करते हुए कि वो विराजमान हो चेयर पर, उन्होंने नमन किया और देख सकते हैं कुर्सी के पीछे लिखा हुआ है सत्यमेव जयते। सेक्रेटरी जनरल राज्यसभा उन्होंने यहाँ पर भी उनका स्वागत किया, अभिवादन किया पुष्पगुच्छ देकर। यहाँ पर केवल औपचारिक बातें होंगी? औपचारिक ही है, क्योंकि इस समय में एक बेसिक बाकी स्टाफ के साथ भी थोड़ा इंट्रोडक्शन मेरे ख्याल में होगा जी। एक तो औपचारिक रूप से यहाँ बैठना, मतलब औपचारिक रूप से उन्होंने कार्यभार संभाल लिया जी। अपना जोत लेने के बाद एक बेसिक इंट्रोडक्शन का चीज़ें होती हैं, आप व्यक्ति से जगह से वाकिफ होते हैं। और साथ में एक ये पिक्चर्स देश भर में ये भाव लेकर के देते हैं कि इन्होंने कार्य शुरू कर दिया। तो ये पिक्चर्स जो हैं ये देश भर में या बाकी जहाँ भी दुनिया भर में ये पिक्चर्स जो जाती हैं, एक ओथ एज्यूम करना और दूसरा ऑफिस का चार्ज एज्यूम करना। तो ऑफिस का चार्ज भी उन्होंने साथ में एज्यूम कर लिया है यहाँ पे आकर के। तो एक अच्छी चीज़ है। इस बीच में औपचारिक अनौपचारिक, क्योंकि यहाँ पे बैठ करके कुछ एनेक्डोटल भी कोई चीज़ें कई बार बात हो जाती हैं, डिपेंड करता है कि यहाँ पे कितना वो समय है और आगे की चीज़ें होंगी। क्योंकि अभी तक तो वो मतलब साथ साथ लोग चल रहे थे एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम में, तो एक सहजता के भाव से एक जो री इंट्रोडक्शन होता है जगह के साथ, व्यवस्था के साथ परिचय, फिर वो कुछ बाकी संवाद तो आगे के बारे में होगा ही निश्चित रूप से। विभिन्न कार्यक्रम होते हैं जिसमें उपराष्ट्रपति को पहुंचना होता है, वो शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े होते हैं, सामाजिक क्षेत्र से जुड़े होते हैं। उनमें अब जो है उनका जो है समय जो है लगने लगेगा और संभवतः मुझे लग रहा है कि वो अपने घर भी जाएंगे। अब अगर औपचारिकताओं की बात करें तो संभवतः वहाँ पर भी कुछ विशेष कार्यक्रम जो हैं उनके सम्मान में आयोजित होगा। जी हाँ, अब जो ऑप्टिक्स की जहाँ तक अब बात होगी तो यहाँ तो कार्यक्रम हो गया है। जब वो तमिलनाडु में कोयम्बटूर या अपने गांव तिरुपुर जब जाएंगे अपनी जन्मभूमि, और वहाँ पर वहाँ के जो लोग आएंगे, जब उनका स्वागत सत्कार होगा, तो वो भी एक बड़ा एक देशवासी जो हैं उसको भी देखेंगे। और निश्चित रूप से राजनीतिक चेतना रखने वाले हर व्यक्ति के लिए वो एक बड़ा एक दिलचस्प मौका होगा। तो अभी तो मुझे लगता नहीं कि तुरंत जाएंगे, लेकिन हाँ अभी अपने उत्तरदायित्व को अच्छी तरह से समझने संभालने के बाद ही वो जाएंगे। जी हाँ, हमारी लोकतांत्रिक परंपरा में एक अध्याय आज नया अवश्य जुड़ गया है। भारत के 15वें उपराष्ट्रपति बन गए हैं सीपी राधाकृष्णन जी। कुछ समय पूर्व राष्ट्रपति भवन में एक भव्य कार्यक्रम में राष्ट्रपति ने उनको शपथ दिलवाई। उसमें प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, अन्य केंद्रीय मंत्री और विपक्ष के भी बड़े नेता उस कार्यक्रम में उपस्थित थे। और उस
विशिष्ट कार्यक्रम की सीधी तस्वीरें हम लोगों ने साझा की थी राष्ट्रपति भवन से, और अभी भी आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं संसद भवन में जो उपराष्ट्रपति का कक्ष है वहाँ पर औपचारिकताएं पूरी करते हुए भारत के नए उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन। जैसा संजय जी कह रहे थे कि शपथ तो राष्ट्रपति भवन में ले ली है, महामहिम राष्ट्रपति ने दिलवा दी है, अब आगे की औपचारिकता की उन्होंने अपना कार्यभार संभाल लिया है, इसके लिए वो संसद भवन में अपने कक्ष में आए हैं और औपचारिकताएं पूरी कर रहे हैं। संजय जी। हाँ बिल्कुल, आप देखिए जो होता है कि कुछ फाइलें साइन करना, एक तो ऑफिस एज्यूम करना, तो ये जो चीज़ें हैं ये प्रक्रिया का पार्ट है, लेकिन ये ऑप्टिक्स बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। मैं वही चीज़ कह रहा हूँ कि कार्यभार संभाल लेना और साथ में मतलब कुछ चीज़ें सेक्रेटरियल पर्पस के लिए होती हैं कि आपने कार्य एज्यूम कर लिया तो फिर वो चीज़ें सारी जगह उस तरह से रिकॉर्ड के हिसाब से वो जाती हैं। तो इसके साथ एक कार्य परंपरा का, कार्य प्रणाली का भी इंट्रोडक्शन साथ में हो जाता है दोनों ही तरफ से, और इसमें मेरे ख्याल में वो वही चीज़ें होंगी, एक तो उन्होंने जो एज्यूम किया कि आज से ऑफिस, और साथ में वो चीज़ें होंगी कि जो बिल्कुल इस समय में निहायत ज़रूरी जो चीज़ें होंगी, बेसिक जो रूटीन या प्रोटोकॉल से संबंधित सेक्रेटरियल पर्पसेस के लिए, क्योंकि कई सारी चीज़ों को लेकर के वो आए हैं। तो आज का दिन डेफिनेटली साथ में इम्पॉर्टेंट है। उनके सामने उनके तमाम ऐसे लोग बैठे हैं उनके साथ जो संसद को चलाने में उनकी बड़ी भूमिका, उनके सहयोग की बहुत बड़ी भूमिका होगी उपराष्ट्रपति चेयरमैन साहब के लिए। और ये हम लोग इसलिए भी बात कर रहे हैं क्योंकि जो राज्यसभा के भीतर से जो तस्वीरें पिछले कुछ संसद के सत्रों के दौरान आई है, इसलिए भी ये विशेष हो जाता है कि सीपी राधाकृष्णन जी उपराष्ट्रपति बनने के पश्चात और राज्यसभा के सभापति होने के नाते जब उनके सामने अपनी जिम्मेदारियों के निर्वहन का समय आएगा, उस पर सबकी निगाह बनी रहेंगी। लेकिन व्यक्तित्व की बात की यहाँ पर तो उनका व्यक्तित्व बहुत उजला है और बहुत ही शांत प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, लेकिन उन्होंने जो कार्य किए हैं अभी तक की अपनी इस यात्रा में वो जो हैं अप्रतिम रहे हैं। सचिन जी। बिल्कुल, उन्होंने अपना जैसे सभी प्रकार के दायित्वों को बहुत शांत और बड़े प्रचार प्रभाव और बड़े उससे दूर रख करके ही किया है, और लेकिन उनके कार्य का सबसे ज़्यादा प्रचार और जो दुनिया सबकी निगाहों में जो आएंगे वो अब आएंगे राज्यसभा के सभापति के रूप में चेयर पर बैठेंगे, तो वो पूरा देश अब देखेगा कि वो किस प्रकार से कार्यवाही का संचालन कर रहे हैं, किस प्रकार से अपनी किस कुशलता के साथ में वो विवादों को और जो राजनीतिक जो टकराव की स्थिति को किस प्रकार से संभालते हैं, किस प्रकार से विपक्ष को एकोमोडेट करते हैं, किस प्रकार से ये करते हैं, तो वो आने वाला है। लेकिन एक व्यक्तित्व जो पूरा 40 साल में विकसित हुआ है और उसका एक जो उसकी जो गरिमा और जो उसके जो तत्व हैं, वो तत्व तो जीवन भर रहने वाले होते हैं। जी, ये तस्वीरें भी बहुत विशेष हैं। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश जी और देश के नए उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन जी साथ में नज़र आ रहे हैं और परंपराओं का निर्वाह संभवतः पूरा हो गया है। सेक्रेटरी जनरल राज्यसभा ने कुछ दस्तावेज़ों पर हस्ताक्षर करवाए हैं, वो प्रक्रिया पूरी हो गई है। यहाँ पर स्वागत सत्कार उन्हीं के कक्ष में, उपराष्ट्रपति जी के कक्ष में किया गया है संसदीय कार्य मंत्रियों के द्वारा, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जी के द्वारा। और विशिष्ट तस्वीरें जो हैं एक नए अध्याय को जोड़ रही हैं और ये
नया अध्याय जो है हमारी लोकतांत्रिक जो प्रक्रिया है उसको और ज़्यादा समृद्ध बना रहा है, मजबूत बना रहा है। बिल्कुल, एक नया भारत, एक नया नेतृत्व जो है राज्यसभा में आया है। भारत की संसद का ऊपरी सदन है और ऊपरी सदन में अब इस समय अब जो नया शीतकालीन सत्र आएगा और उसमें वो इस बदलाव को आप परिलक्षित होते हुए देखेंगे। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि ऐसी विभूति जो है इस पद पर विराजमान हुई है जो कि अलग अलग जो है क्षेत्रों में जो है कार्य कर चुकी है, समाज को जोड़ने का प्रयास कर चुकी है, देश को जोड़ने के लिए आंदोलित रही है और एक लंबी यात्रा का आयोजन उन्होंने किया है और अलग अलग बड़े पदों पर आसीन रहकर एक विशिष्ट अनुभव भी उन्होंने प्राप्त किया है। जी हाँ, उपराष्ट्रपति पद से जुड़े हुए इस विशेष कार्यक्रम में हमने आपको दिखाया कि ये तस्वीरें थोड़ी देर पहले हमने साझा की थी वृक्षारोपण की। एक बार फिर से जो दर्शक अभी संसद टीवी से जुड़े हैं, एक बार फिर से देख लें वृक्षारोपण करते हुए देश के 15वें और नए उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन जी। ये अपने कक्ष में पहुंचे उपराष्ट्रपति, उनका वहां पर स्वागत किया गया। थोड़ी देर पहले की ये तस्वीरें हैं, हमने ये लाइव भी आपके साथ साझा की थी। ये तस्वीरें संसदीय कार्य मंत्री, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी हैं और राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश जी हैं। सचिन जी, ये विशेष प्रसारण हम यहीं पर संपन्न करेंगे। आखिरी कमेंट इस तस्वीरों को देखकर। आखिरी, एक देश में एक हमारे नए उपराष्ट्रपति आए हैं और उपराष्ट्रपति जी शीतकालीन सत्र में जब देश के सामने मुखातिब होंगे राज्यसभा के सभापति के रूप में, तो पूरा देश जो है वो जो हमने जो चयन किया गया है, जो उनका व्यक्तित्व है, उसका दर्शन करेंगे, उसको जानेंगे, समझेंगे। जी संजीव, देखिए, मुझे जो अभी की जो तस्वीर आ रही थी ना, उसमें सबसे जो एक चीज़ जो सीधा लगा, जिस समय में उपसभापति हरिवंश जी साइड से वो आए तो उन्होंने हाथ पकड़ के उनको खींच करके लाए। ये दोनों व्यक्ति एक तरह के, मैं कह रहा था, एक तरह के व्यक्तित्व को हैं और दोनों को मिल करके हाउस चलाने का, क्योंकि आज जितने लोग उनके साथ हैं वहाँ पे, ये सारे लोग हाउस को कैसे चले और कैसे चलाया जाए, उन सारी प्रक्रियाओं में उनके साथ हमेशा शामिल रहेंगे। लेकिन उपसभापति के साथ एक खास वो एक तरह का रिश्ता उनका होगा और ये जो जुड़ाव मैं देख रहा हूँ, एक आत्मीयता का भाव कि आप यहाँ आइए, साथ में खड़े होइए, ऐसे कीजिए, वो चीज़ें जो हैं, एक व्यक्ति कैसा है उसको काफ़ी सारा उसके माध्यम से हमें एक मैसेज देखने को मिलता है। विंटर सेशन डेफिनेटली बहुत इंटरेस्टिंग होगा, जो इश्यूज होंगे वो तो होंगे, और उसके साथ कि कैसे ये अध्यक्ष होने के बाद किन तरह की परंपराएं स्थापित होती हैं, मान्यताएं स्थापित होती हैं और पुरानी चीज़ों के साथ कैसे सुचारू रूप से आगे बढ़ सकता है। जी हाँ, हम सबकी, पूरे देश की निगाह उन पर रहेगी और आज हम एक बार फिर से इस नोट पर कि देश को सीपी राधाकृष्णन जी के रूप में एक नए उपराष्ट्रपति मिल गए हैं। इस विशेष में इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा और आप दोनों जो विशेषज्ञ मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन बने रहिए संसद टीवी के साथ। नमस्कार।